हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उच्चायुक्त ने उत्तर प्रदेश के साथ सांस्कृतिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए MOU का प्रस्ताव रखा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में इंसाफ के चांद पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके रचयिता कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, के सरन। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको सितंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को रोकने की दिशा में कौन सी पहल की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट निगरानी तंत्र विकास। अगला क्वेश्चन है, एडलगिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में एक दिन में 27 करोड़ रुपए दान करके निम्न में से कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अजीम प्रेम जी। और दोस्तों, ये जो अजीम प्रेम जी हैं, इन्होंने सत्र 2020-21 के दौरान कुल कितना दान किया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने 9,713 करोड़ रुपए जो है ये 2020 और 21 के दौरान दान किए हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए कि प्रतिदिन के हिसाब से इन्होंने कितना दान किया है तो 27 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इन्होंने दान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना ने किसके साथ मिलकर देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, DRDO के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूट किसने लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत ने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल ने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने स्कूल कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला FIFA फुटबॉल लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान KISS। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली पहली यात्री ट्रेन अक्टूबर 2021 में किस शहर में पहुंची? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूकर क्षेत्र सोरों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। यह क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कासगंज में। CM योगी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कासगंज जिले में स्थित सूकर क्षेत्र सोरों का तीर्थ स्थल में घोषित करने का निर्णय लिया। सूकर क्षेत्र सोरों के तीर्थ स्थल क्षेत्र घोषित किए जाने के इस फैसले से तीर्थ की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जा सकेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभी तक 7 स्थलों को ही तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कासगंज जिले में स्थित सूकर क्षेत्र है वहां पर सोरों को जो है तीर्थ स्थल क्षेत्र में घोषित किया गया है। अब ये सूकर क्षेत्र सोरों है क्या और इसे तीर्थ स्थल के रूप में घोषित क्यों किया गया है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, सूकर क्षेत्र नैमिषारण्य के पास एक तीर्थ स्थान है। इसका जो आधुनिक नाम है वो सोरों है। और यहाँ पर जो है हिरण्यकेशी
का वध हुआ था। जो राक्षस थे हिरण्यकेशी, उनका यहाँ पर जो है वध किया गया था और इनके वध से संबंधित जो स्टोरी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले यहाँ पर देखेंगे जो सूकर क्षेत्र है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कासगंज जनपद का एक नगर है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब दोस्तों इसके पीछे स्टोरी क्या है, तो दोस्तों एक बार राक्षस और देवताओं के बीच युद्ध हुआ था, तो उसमें जो देवता है वो हारने लगे थे और जो राक्षस है वो विजयी हो रहे थे। तो ऐसे में जो देवता है वो भगवान विष्णु की शरण में गए और वहां पर उन्होंने पूरी घटना बताई और उन्होंने अपनी मदद के लिए, यानी ये जो राक्षस थे उनका वध करने के लिए भगवान विष्णु से कहा। तो भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था। किसका अवतार लिया था, आपको ध्यान रखना है, वराह का अवतार इन्होंने लिया और जो राक्षस थे हिरण्यकेशी, इनका पाताल में जाकर वध किया था। और फिर उसके बाद जो है भगवान विष्णु ने अपने इस अवतार का सूकर क्षेत्र सूरों में देह त्याग किया था और तभी से ये जो सूकर क्षेत्र है ये मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ के रूप में माना जाता है। तो ये स्टोरी थी सूकर क्षेत्र सूरों की कि इसे तीर्थ स्थल घोषित क्यों किया गया है। तो इसी वजह से जो सूकर क्षेत्र सूरों हैं इसे तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया गया है और ये कहां पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल विकास हेतु भूमि आवंटन किस संगठन को किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की ओर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। ब्रह्मोस का निर्माण उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में राजधानी के सरोजनी नगर क्षेत्र में किया जाएगा। इसके लिए सरोजनी नगर में 80 हेक्टेयर की जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस परियोजना से 2000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके निर्माण से देश की न केवल सैन्य शक्ति मजबूत होगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन को लेकर के जो भूमि है वो आवंटित की गई है। किसे आवंटित की गई है, तो डीआरडीओ को आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी एसी 3 टियर ट्रेन चलाना शुरू किया। ट्रेन का नाम क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गति शक्ति एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी एसी 3 टियर ट्रेन गति एक्सप्रेस चलाना शुरू किया। इकोनॉमी एसी 3 टियर कोच का बेस फेयर सामान्य एसी 3 श्रेणी के कोचों से 8% कम है। यह ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। यह दोनों दिशाओं में कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दानापुर में रुकेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे ने भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी एसी 3 टियर ट्रेन जो है गति शक्ति एक्सप्रेस चलाना शुरू किया। इस ट्रेन का नाम आपको ध्यान रखना है, गति शक्ति एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक के दौरान वन्यजीव कार्य योजना को अगले 10 वर्षों में लागू करने के निर्णय पर मोहर लगाई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए तटीय क्षेत्र के लिए जलवायु कार्य योजना को विकसित करने पर कार्य करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र सरकार है ये वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 48 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 19 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और ये जो महाराष्ट्र ये पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो इसकी रैंकिंग कितनी है, तो ये 2nd नंबर पर आता है। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इसकी रैंकिंग 3rd नंबर पर आती है। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 9वें स्थान पर। क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत 9वें स्थान पर रहा। लंदन एंड पार्टनर्स
एंड कंपनी द्वारा हर 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान की रिपोर्ट जारी की जाती है। इस सूची में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि चीन 18.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट कुल 10 देशों के बीच जारी की गई, जिसमें तीसरे स्थान पर स्वीडन है और चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। और अंतिम यानी 10वें स्थान पर कौन सा देश रहा, तो सिंगापुर ये 10वें स्थान पर रहा। और जो हमारा देश भारत है ये 9वें स्थान पर रहा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। अमेरिकी विदेश विभाग ने 28 अक्टूबर को घोषणा की कि उसने उन लोगों के लिए एक्स लिंग पहचान के साथ अपना पहला पासपोर्ट जारी किया है। यह पासपोर्ट उन लोगों के लिए है जो खुद को महिला या पुरुष के रूप में उल्लेखित नहीं करते हैं। जून में विदेश विभाग ने घोषणा की थी कि वह गैर बाइनरी, इंटरसेक्स और लिंग गैर अनुरूपता वाले व्यक्तियों के लिए तीसरे लिंग विकल्प को भी जोड़ने पर काम कर रहा है। विदेश विभाग ने यह भी घोषणा की कि अब उसे लिंग विकल्प चुनने वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ऐसा पहला देश बना है जिसने एक्स लिंग पहचान के साथ अपना पहला पासपोर्ट जारी किया है। यानी इस तरह का ये पासपोर्ट है, ये उन लोगों के लिए है जो खुद को महिला या पुरुष के रूप में उल्लेखित नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अमेरिका की बात है तो अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। और अमेरिका की करेंसी क्या है, तो अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है। और अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है जो कि भारतीय मूल की हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना की शुरुआत की। हाल ही में के कस्तूरी रंगन ने तमिलनाडु राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। लगभग 34 साल के बाद उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ड्राफ्ट किए गए प्रावधानों को 1992 में संशोधित करके यह शिक्षा नीति जारी की है। तमिलनाडु सरकार इस नई शिक्षा नीति को तमिल और अंग्रेजी भाषा में लॉन्च कर रही है। एजुकेशन एंड योर डोर स्टेप योजना को तमिल में इल्लम थेड़ी कालवी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो योजना है एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इल्लम थेड़ी कालवी ये जो योजना है किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से ही संबंधित है, क्योंकि इस योजना को जो है वहां पर इल्लम थेड़ी कालवी के नाम से जाना जाता है। किस योजना को, तो एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना को ही इस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 39 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 18 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा भारत को सौंपी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। अमेरिका देश ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा भारत को सौंपी। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को 248 प्राचीन बहुमूल्य वस्तुएं भी वापस की हैं, जिसका मूल्य करीबन $1.5 करोड़ यानी 110 करोड़ रुपए है। विशेषज्ञों के अनुसार इन 248 वस्तुओं में 235 जेल में कैद 8 डीलर सुभाष कपूर के पास से बरामद की गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है उसे भारत को अमेरिका ने सौंपा है और ये 12वीं सदी की प्रतिमा है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। प्रत्येक साल इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल के योगदान का सम्मान करने हेतु हर साल 31 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और केंद्र सरकार ने साल 2014 में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और ये किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, इसी दिन इस दिवस को मनाया जाता है। अब दोस्तों इसे आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में स्थापित की गई थी वो किसकी स्टैच्यू है, तो वो सरदार पटेल की स्टैच्यू है, तो यूनिटी डे भी सरदार पटेल के जयंती पर मनाया जाता है। अब दोस्तों ये दिवस यानी राष्ट्रीय एकता दिवस ये क्यों मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी और राष्ट्र को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 2018 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनकी एक स्टैच्यू स्थापित की गई थी भारत में, तो वो कहां पर की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के केवड़िया जिले में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया गया था। और ये जो स्टैच्यू थी, ये जो प्रतिमा थी, ये कितने मीटर ऊंची थी, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा थी जिसकी ऊंचाई कितनी थी, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई थी। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अक्टूबर 2021 में किस शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भावनगर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 अक्टूबर 2021 को भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए 1088 मकानों को सौंपा। राज्य सरकार के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रही आवास परियोजनाओं के बारे में एक प्रस्तुति दी। वह 28 अक्टूबर यानी जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है ये 28 अक्टूबर 2021 से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये थे 1 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, WHO के महानिदेशक का कार्यकाल अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।